लोगों का मन नहीं पढ़ने का, मुझे पता है। तो मैं अपना काम खत्म कर रहा हूँ, मेरा स्टेट टाइम खत्म हो जाए, फिर वो याद नहीं रहेगा। चार्ट नोटबुक अगर नहीं भी है तो फिर घर जाकर फिर नोट डाउन कर लें। लास्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो एंगल बाइसेक्टर पे डिस्कशन चल रहा था। याद है कि एंगल बाइसेक्टर नाम ये लोकल, मतलब हम बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रहे थे जिनका दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। P1 = P2 को सोल्व कर रहे थे तो हमें दो एंगल बाइसेक्टर मिले थे। क्यों दो एंगल बाइसेक्टर मिले थे? क्योंकि दो एंगल बनेंगे दो लाइन के बीच में, तो अगर दो लाइन और ये थीटा होगा तो ये फाई माइनस थीटा, तो उसका जो हाफ इसको भी डिवाइड करता था तो इसको भी डिवाइड करता था, इसलिए दो एंगल बाइसेक्टर मिले। तो P1 = P2 में जब मोड हटा दे तो प्लस माइनस आता है। अब उसमें से हमें डिसाइड करना, तो उसमें भी तीन पार्ट हो सकते हैं। एक होगा नॉर्मल आप एंगल बाइसेक्टर फाइंड करके दो, तो दोनों एंगल बाइसेक्टर आपको मिल गया, वो आपका आंसर हो गया। सेकंड होगा आप लोगों को फाइंड करना होगा which one is the internal angle bisector and external angle bisector and acute angle bisector and obtuse angle bisector। acute obtuse फाइंड करना होगा, सेकंड इंटरनल एक्सटर्नल फाइंड करना होगा, एंड थर्ड होगा एंगल बाइसेक्टर विच इज कंटेनिंग द ओरिजिन। इसका मतलब समझाता हूं। अगर आप मुझे ये भी बता दो, ये जो एक्यूट ऑब्ट्यूज ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, कैसे पता करेंगे? किसके बीच में टेन थीटा की फॉर्मूला नहीं, पर किसके बीच में एंगल फाइंड करोगे? कोई भी एक ओरिजिनल लाइन और एंगल बाइसेक्टर के बीच में, अगर वो टेन थीटा का लेस देन होना है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो दूसरा वाले को ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा। टेन थीटा ग्रेटर देन होना है तो ऑब्ट्यूज होगा, तो दूसरे वाले को एक्यूट होना पड़ेगा। ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल कैसे डिसाइड करते हैं? कोई भी ट्राइंगल का अगर मुझे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, P से पास होने वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब AB और BC में जब P1 = P2 अप्लाई करूंगा तो दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, इंटरनल और तो पता कैसे करेंगे? कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर उठा लेंगे, फिर उसमें पोजीशन ऑफ y मतलब A रखेंगे, C रखेंगे। अगर इनका रेशियो अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब सेम साइन आ गया, तो फिर L3 क्या हो जाएगा आपका? L3 और L4 दो होंगे ना, तो मुझे बता सकते अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो L3 ये है या ये? L3 बाहर वाला होगा, मतलब एक्सटर्नल होगा। क्योंकि जब सेम साइन आएगा तब जब ये दोनों पॉइंट सेम साइन पर किसके लिए? एक्सटर्नल के लिए। और वही अगर L3/A/L3/B अगर लेस देन 0 आता तो ऑपोजिट साइड पर वो क्या बन जाता? इंटरनल। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट से ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर एक होता है एंगल बाइसेक्टर विच इज कंटेनिंग ओरिजिन। इसका मतलब है कि आप जब दो एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर रहे हो तो आपको सपोज यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं, तो आप लोगों को ये वाला एंगल बाइसेक्टर ढूंढ के देना, इसको बोला जाएगा एंगल बाइसेक्टर विच इज कंटेनिंग ओरिजिन। उसके रीजन के अंदर ओरिजिन है बेसिकली, है ना, ये इस एंगल बाइसेक्टर का रीजन ये वाला पार्ट। तो उसके अंदर अगर ओरिजिन है तो आपको ये वाला फाइंड करके देना, और वही ओरिजिन अगर यहाँ होता तो आप ये वाला एंगल बाइसेक्टर फाइंड करके देते।
तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट दे देता हूँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट से निकाला जाता है, तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट देता हूँ। आपको क्या करना है, दो लाइन तो देंगी, कौन सी दो लाइन, जिसका एंगल बाइसेक्टर की बात करी होगी, उसके सी को पॉजिटिव करना। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सी मस्ट बी पॉजिटिव। सी मतलब कौन, सी कौन हमारा होता है लाइन में, कांस्टेंट वैल्यू। आपको बोला जाए कि 3x plus 4y minus 1 equal to 0 and 5x plus 12y plus 3 equal to 0 का एंगल बाइसेक्टर चाहिए which is containing the origin, which is containing the origin। आप सबसे पहले काम ये करो कि दोनों के कांस्टेंट को पॉजिटिव बना लो। नीचे वाले का ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऊपर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। कैसे करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यही इक्वेशन हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो लाइन नहीं है, ये दो लाइन है, ये लाइन हट गया, ये दो लाइन। फिर एंगल बाइसेक्टर के लिए P1 इक्वल टू P2 को कंसीडर करोगे। P1 इक्वल टू P2 मॉड ऑफ 5x प्लस 12y प्लस 3 अपॉन 13 इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन 5। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ x2 प्लस b2। ठीक है ना, वो देखेंगे जब मोड हटा दे तो सामने क्या आता है, प्लस माइनस, तो आपको माइनस लेना ही नहीं, आपको डायरेक्टली प्लस वाला सॉल्व करना है। तो प्लस वाले से जो आपका आंसर आएगा वो वही आंसर होगा विच इज कंटेनिंग द ओरिजिन। क्या देगा डायरेक्टली आप लोगों को, द एंगल बाइसेक्टर विच इज कंटेनिंग द ओरिजिन। तो पहला स्टेप सी मस्ट बी पॉजिटिव, सेकंड स्टेप P1 इक्वल टू प्लस P2 वाला सॉल्व करना है, आपको माइनस वाला सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बट इसमें मिस्टेक में बताता हूँ, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब P1 इक्वल टू प्लस P2 देना होता है उतना तो याद करके जाते हैं, पर वापस यहाँ पर लेते हैं वो वापस यही लाइन लेके आ जाता है। तब आपका ये लाइन रहा ही नहीं है कि इसको माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको ओरिजिनल लाइन में ये माना जाएगा जिसमें दोनों चीज पॉजिटिव। ठीक है, बस वो ध्यान में रखना। ओके, अब ये जो एक्यूट ऑब्ट्यूज है उसका भी मैं शो कर देता हूं। इसमें भी क्या करना है, एक्यूट ऑब्ट्यूज के दो मेथड आपने को मत पता है कि tan थीटा लेस देन बनाएगा तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और tan थीटा ग्रेटर देन बनाएगा तो ऑब्ट्यूज होगा। वो सब यही मेथड। शॉर्टकट में क्या है कि सबसे पहले वापस c मस्ट बी पॉजिटिव, c मस्ट बी पॉजिटिव, या फर्स्ट स्टेप में करोगे। सेकंड स्टेप में आप सॉल्व करोगे a1 a2 प्लस b1 b2। A1 A2 प्लस B1 B2 मतलब कौन, हमारे दो लाइन कौन से बोलते हैं, अपने नॉर्मली जब बोलते हैं तो लाइन का इक्वेशन जनरली A1 है जो है B1y प्लस G1 इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो आप लोगों को किसको ढूंढना है, A1 into A2 प्लस B1 into B2। जब आप A1 A2 प्लस B1 B2 फाइंड करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या क्या होगा, या तो आपका आंसर ग्रेटर देन 0 मिलेगा या तो आपका आंसर लेस देन 0 मिलेगा। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 आया, ये फर्स्ट केस, और दूसरा केस A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 आया तो P1 इक्वल टू P2 में जब हम मोड हटाकर तो दोनों साइन लेते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस वाला जो होगा ना वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, आपको tan थीटा निकालने की जरूरत नहीं, और माइनस वाला जो होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये प्लस माइनस कितना समझ आ रहा है, ये प्लस माइनस किसका लिखा है, जब मोड हटाएंगे तो सामने जो प्लस और माइनस, तो प्लस से जो सोल्व करके जो आंसर आएगा वो ऑब्ट्यूज, और माइनस से करूंगा तो एक्यूट। तो मुझे एक्यूट लिखूं मैं तो मैं प्लस वाला सोल्व ही नहीं करूंगा, मैं माइनस वाला सोल्व करके ऑप्शन में से देख लूंगा कौन सा ऑप्शन है। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है तो प्लस वाला एक्यूट और माइनस वाला, ठीक है। तो कल जो आप हम लोगों ने मेथड डिस्कस किया था tan थीटा वाला, वो तो ओरिजिनल मेथड है, उसी से एक शॉर्टकट बना है जो आप लोग याद कर लोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। एंगल बाइसेक्टर में तीन पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर फाइंड करके तो उसमें से एक्यूट ऑब्ट्यूज कौन सा, इंटरनल एक्सटेंशन कौन सा, एंगल बाइसेक्टर विच इज कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर लास्ट क्लास हम लोगों ने पोजीशन ऑफ पॉइंट, फैमिली ऑफ लाइन, कॉन्फरेंस, ये सब तो डिस्कस कर लिया। लाइन के कितने फॉर्म आप लोगों को पता है,
पांच कौन कौन से? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और लास्ट में सही। अब इस पांच को छोड़ के, पांच का आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक सिक्स फॉर्म जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बहुत बहुत काम की चीज है। दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर। पैरामीटर नाम सुना था आपने? बीच में मैंने पैरामीटर यूज किया थीटा, पर वो पैरामीटर थीटा की जगह कुछ और जो चेंज होता रहेगा, एक्स और वाई को छोड़ के वो वेरिएबल जो चेंज होता है, जो लोकस के आंसर में, फाइनल आंसर में पैरामीटर नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है? सपोज आप लोगों के पास मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है x1, y1 जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे, r डिस्टेंस पर मुझे एक दूसरा पॉइंट चाहिए, उसको मैं सपोज x, y नाम दूं, राइट। तो ये x, y और x1, y1 जो फिक्स पॉइंट है और r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है जिसको मैंने क्या कोऑर्डिनेट नाम दिया x, y। तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करना तो कैसे करोगे? y माइनस x माइनस, और ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये लाइन कहीं ना कहीं जाके x एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल बनाता होगा, तो जो भी एंगल बनाता होगा उसकी टेन की वैल्यू क्या देगा? स्लोप। और ये किसकी इक्वल है? टेन थीटा की इक्वल, जिसको मैं साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लिख सकता हूँ, करेक्ट। अब इसको अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? ये y माइनस y1 अपॉन, या एक बार ठीक है, ये मैं बाद में करता हूँ। अब इसको मैं अगर यहाँ से एक्सटेंड करूँ, इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये लेंथ कितना? y माइनस y1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक y था, ये y1 था, तो कितना बचा? y माइनस, और ये कितना? x माइनस। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? तो ये तो आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो आपके ऑल्टरनेट एंगल सेम होने चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो व्हाट इज tan थीटा? ये स्लोप के हिसाब से, ट्रायंगल के हिसाब से tan थीटा स्लोप तो है, ट्रायंगल की वजह से tan थीटा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x, ठीक है ना? वही आ रहा है यहाँ पर y माइनस y1 में x माइनस x1, तो आप इनसे भी कंपेयर करते तो भी यही आता है, बस स्लोप को कंपेयर नहीं करते। अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। अब आप देखोगे तो आप लोगों के जो फॉर्म है जिसको हम m बोलते हैं, tan थीटा होता है आपका, इसी से हम लोग का वो वाला फॉर्म बना जो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हो, y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। m मतलब कौन? tan थीटा स्लोप, स्लोप मतलब कौन? tan थीटा, tan की जगह पर अगर मैं tan थीटा रखूं और tan थीटा को मैं sin थीटा में cos थीटा रख सकता हूं, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो एग्जैक्टली यही फॉर्म आ गया वापस आपका, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब इसमें हम ये r को यूज करते हैं जो डिस्टेंस की बात आ रही है, डिस्टेंस को यूज करते हैं। तो मुझे अब ये भी बताओ इसमें cos थीटा किस लाइन है? x माइनस x1 बाई r, और sin थीटा किस? y माइनस y1 अपॉन r। तो ये cos थीटा कितना है? x माइनस x1 अपॉन r, और sin थीटा कितना है? y माइनस y1 अपॉन r। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 जो हमें पता चला था sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर है। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं ऐसा? नहीं, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर होगा। अब इसके हिसाब से व्हाट इज x माइनस x1 बाई cos थीटा? cos थीटा पर इक्वल x माइनस x1 बना देते x माइनस x1 बाई cos थीटा कितना? cos x माइनस x1 अपॉन cos थीटा कितना? r, एंड y माइनस y1 अपॉन sin थीटा कितना? तो ये भी r है, ये भी।
तो अगर आर के फॉर्म में लिखना है तो ये जो मिला ना आपको सामने, दिस फॉर्म इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। और मुझे लगता है कि 6 फॉर्मेट जो सबसे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट एक तो ये, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं लाइन के इक्वेशन फाइंड करने का, दूसरा जिसको द पैरामेट्रिक फॉर्म इसको यूज करते हैं। बट कैसा है समझ आ गया? ये ना कुछ भी नहीं चाहिए, जो फॉर्म था उसी को मैंने लिखा है, बस इसको डिस्कस के फॉर्म में लिख दिया। तो y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू x माइनस x1 बाय cos थीटा इक्वल टू r, राइट? क्या हो जाए? अब अगर आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास एक, सपोज आप लोग एक लाइन दिया हो x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, और इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, सपोज 1,3, इस लाइन के फिक्स पॉइंट दिया है 1, जब आपका क्वेश्चन ये है इस लाइन पे 1,3 पॉइंट से एग्जैक्टली 2 यूनिट पे होने वाला पॉइंट फाइंड करके देना। कितने यूनिट पे? 2 यूनिट डिस्टेंस पर होने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करके देना। जब नॉर्मल में कैसे करोगे? x माइनस y प्लस 2 इक्वल 0 लाइन पे एक फिक्स पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1,3। आपको उस 1,3 पॉइंट से एग्जैक्टली 2 यूनिट डिस्टेंस पर होने वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट कैसे करना है? तो चेंज कर देंगे। तो आपके पास एक लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पर 1,3 पॉइंट है, मुझे इस 1,3 से एग्जैक्टली 2 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट चाहिए। आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सपोज मैं उसको 1,3 नाम दे देता हूँ। मुझे 1,3 फाइंड करना है, कैसे करूँ? कितना अननोन है? तो कितने रिलेशन चाहिए? 2, राइट? एक रिलेशन, दोनों रिलेशन बताओ कैसे मिलेगा? पहला रिलेशन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन लाइन के इक्वल टू, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है? लाइन पे, तो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो गया? a माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। कितने अननोन है? 2। कितने रिलेशन है? 2 रिलेशन, 2 अननोन। सॉल्व करोगे तो पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से मैं k की वैल्यू उठा लूंगा, k की वैल्यू कितनी? यहाँ से x प्लस 2, ये k की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लूंगा तो x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो x की कितनी वैल्यू मिली? 2। क्यों 2 मिल रही है? क्योंकि एक ऊपर भी पॉइंट हो सकता है सेम डिस्टेंस पर, एक पॉइंट नीचे भी हो सकता है। मैं क्या पता हूँ, बोले 2 यूनिट डिस्टेंस से चाहिए, 2 यूनिट डिस्टेंस से नीचे भी एक पॉइंट हो सकता है ना? इसी एच की 2 वैल्यू मिल गई आपको, और एच 2 मिलेंगे तो ये भी 2 मिल जाएंगे, तो आपको दोनों पॉइंट भी मिलेंगे। ठीक है ना? मेथड तो बहुत सिंपल, पर टाइम करूंगी जो क्वाड्रेटिक बनाना, फैक्टराइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर वापस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेना, राइट? अब आप इससे नहीं कर सकते, ये 10 का कंसेप्ट है, मतलब 10 वाले बच्चे ये कर लेते हैं। अब आप 11 के हिसाब से पूछोगे तो हम ये करेंगे, ठीक है ना? आर मतलब क्या? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होने वाला पॉइंट, वो डिस्टेंस इसमें दिया, वो डिस्टेंस इसमें 2 दिया। इसको यहाँ पर कैसे यूज करते हैं? आपको पैरामेट्रिक फॉर्म याद है? तो पैरामेट्रिक फॉर्म, अच्छा पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको? इसमें ऐसे ये पूरे स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज हो सकता है? हाँ, साइन थीटा कोस थीटा तो चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्लोप एक ही लाइन के 10-15 स्लोप थोड़ी है। स्लोप एक ही होने वाला है एक लाइन का, तो ना साइन थीटा चेंज होने वाला है ना कोस थीटा चेंज होने वाला है। x1 y1 फिक्स पॉइंट है, वो चेंज नहीं होता, x और y का आपको फाइंड करना है। तो चेंज क्या होगा? हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस कुछ भी दे सकते हैं, ये डिस्टेंस आप लोगों को कुछ भी दे सकते हैं। तो r इज कॉल्ड पैरामीटर, r इज कॉल्ड पैरामीटर, राइट? इस केस में पैरामीटर फिक्स है कि भाई 2 यूनिट डिस्टेंस पर चाहिए। उसको यूज कैसे करूंगा? x माइनस x1, x1 कौन मेरा 6.1 डिवाइड बाय x माइनस x1 के नीचे क्या आता है? cos थीटा। x माइनस x1 के डिवाइड में क्या आएगा? cos थीटा। फिर लिखते हैं y माइनस y1, y1 कौन है? y1 कौन है? 3। तो x1 y1 है ना, x माइनस 1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। r कितना दिया हुआ है? 2। r कितना दिया हुआ है? 2। अब sin थीटा cos थीटा उसके स्लोप से मिलेगा। इसका स्लोप कितना?
स्लोप कितना है 1, tan का 1 होता है 45 डिग्री, थीटा 45 पता चल गया है ना। स्लोप से मुझे थीटा पता चल जाएगा, थीटा पता चल गया। यहाँ पर होता है cos 45 की वैल्यू 1/2, यहाँ पर होता है sin 45 उसकी वैल्यू थीटा को स्लोप से मिल जाता होगा ना, थीटा को स्लोप से मिल जाएगा, tan थीटा से थीटा मिलेगा, थीटा से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मिलेगी। और सामने क्या आपके पास r दिया हुआ है, कितना है 2, r कितना है 2, बस इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसको जब इसके साथ सॉल्व करूंगा तो x - 1 = 1/√2 को जब सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट इज 2/√2 और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y - 3 = 2/√2 तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ x √2 + 1 एंड y = 3 + √2 है तो √2 ये आप लोगों को एक ऊपर होने वाला पॉइंट मिल गया। आपको ना कोऑर्डिनेट इक्वेशन सोल्व करना है ना साइमल्टेनियस सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। और नीचे वाले में एक पॉइंट चाहिए होगा तो +2 की जगह पर माइनस, मतलब एक बार +2 ले लेना, एक बार -2, तो -2 लेके करूंगा तो वही x - 1 अब क्या हो जाएगा -√2 एंड y - 3 = -√2 तो x = 1 - √2 एंड y = आपको डायरेक्टली वो दोनों पॉसिबल पॉइंट मिल गए जो 1,3 से एग्जैक्टली 2 यूनिट डिस्टेंस पर होगा ना। आप लोगों को भी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है। तो कभी भी मुझे किसी भी लाइन के ऊपर जब कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए तब हम लोग ये मेथड लगाएंगे ही, हम लोग ये मेथड लगाएंगे। तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर एक पैरामीटर है कौन r, क्योंकि r कुछ भी दे सकते हैं, 2 यूनिट डिस्टेंस की जगह मुझे 3 यूनिट डिस्टेंस पर चाहिए है ना, वो तो इसमें 2 यूनिट की जगह 3 यूनिट का डिस्टेंस हो सकता है ना, r तो कुछ भी हो सकता है। कोई जो नहीं बदलेगा क्या होगा, x1 y1 नहीं बदलेगा, लाइन वही है इसलिए tan थीटा नहीं बदलने वाला तो sin थीटा cos थीटा नहीं बदलेगा। जो कुछ बदल सकते हैं वो अपनी तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ क्या बदल सकते हैं r, जिसका कि फॉर्म इज कॉल्ड। तो मुझे जब भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए पर्टिकुलर डिस्टेंस पर तब ये वाला फॉर्म यूज करोगे। यहाँ पर प्लस माइनस कर देता हूँ, जैसे प्लस के लिए ऊपर वाला पॉइंट, माइनस के लिए एक पैरामीट्रिक फॉर्म आप लोग ध्यान में रखो जब बताया कि कहाँ पर यूज करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वापस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नाम में जैसे कैसे शिफ्ट करना है, शिफ्ट करने का पहले मतलब समझा। ये हमारा ओरिजिनल XY एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है जनरल कोऑर्डिनेट रिलेशन x, y, ये हमारा ओरिजिन। अब अगर हमें कोई क्वेश्चन में दिया जाता है या जरूरत पड़ती है मुझे ओरिजिन को शिफ्ट करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना, जब भी शिफ्टिंग वर्ड यूज होता है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कभी भी फिर वो 2D हो या 3D, शिफ्टिंग वर्ड यूज होता है शिफ्ट करने के लिए। पर शिफ्टिंग जब भी होगा तो हमेशा एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट होगा। एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट होगा मतलब कि यहाँ अब आप ऐसा मान लो कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने उठा के एच को के पे ले गया, तो ये एक्स एक्सिस ये नया एक्सिस, ये ओरिजिनल वाई एक्सिस ये नया वाई एक्सिस, बट ये न्यू वाई एक्सिस पैरेलल विद वाई एक्सिस है और न्यू एक्स एक्सिस पैरेलल विद एक्स एक्सिस। तो ओरिजिनल एक्सिस के साथ जब आप लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं, मतलब पैरेलल ही होता है तभी शिफ्टिंग वर्ड यूज होता है, राइट। आप अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर ले जाओगे, सपोज आप यहाँ से और आप यहाँ ले गए तो उसको बोलते हैं रोटेशन, उसको शिफ्टिंग नहीं बोलते। रोटेशन पे अलग ही कंसेप्ट हो गया, तो रोटेशन पे नहीं जाता बिकॉज वो टफ होता है। किसी चीज को 30 डिग्री में रोटेट करना ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आगे डिस्कस नहीं करते। शिफ्टिंग सिंपल सा है और मोस्टली आप लोगों को शिफ्टिंग 90% यूज आएगा, रोटेशन 10% यूज होगा। तो शिफ्टिंग में क्या क्या समझ आया, जब भी शिफ्टिंग वर्ड होगा उसका मतलब क्या है कि आप पैरेलली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शिफ्ट कर रहे हो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, अब इतना तो आप लोग सोच के बताइए तो 10 क्लियर कर पाएगा वो इतना अच्छा क्वेश्चन। अब पहले ही एक्स को वाई कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट था जो किसके रिस्पेक्ट में होता है बाय डिफॉल्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट। अब मैं 0,0 को ले गया x, तब इसका नया कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब तो सीधी बात है x, y तो नहीं रहेगा। आप जहाँ रहते हो वहां से अगर आप लोगों का सूरत स्टेशन अगर 5 किलोमीटर होता है तो अगर आप लोग शिफ्ट करते हो कहीं पर तो डिस्टेंस तो कुछ आगे भी हो रहा होगा ना। तो अब मुझे बताओ ये x, y जो कोऑर्डिनेट था वो 0,0 को जब मैं x, k पे ले जाऊंगा तो वो कोऑर्डिनेट अब क्या होगा? x माइनस s, वही x, y का न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x माइनस s, y। कैसा है हम आपको मैं बता रहा हूँ। ये पूरा डिस्टेंस कितना y, उसमें से k डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि अब इसके रिस्पेक्ट आप देखने वाले। आपका घर अब यहाँ आ गया। पहले जो y डिस्टेंस पर हुआ करता था वो y डिस्टेंस पर होगा नहीं क्योंकि आप तो उसके नजदीक पहुंच गए। तब ये डिस्टेंस बचेगा कितना? y माइनस k। ये पहले x हुआ करता था, अब इसमें x तो कवर कर चुका, मतलब शिफ्ट हो चुका, तब ये बचेगा कितना? x। तो x कन्वर्टिंग टू x माइनस h और y कन्वर्टिंग टू y माइनस। अगर ये पॉइंट ऊपर की जगह पर नीचे आता तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता। तो x की वैल्यू तो मतलब कैसे दिया हुआ है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट है p पॉइंट है 5,6। आप अपने ओरिजिन को आप शिफ्ट करते हो, शिफ्टिंग है -1,2। and what is the new coordinate of 5,6? आपको यही ध्यान में रखना है। x माइनस h पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि आप पहले आप यहाँ पर से 5,6 से है ना, यहाँ पर से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, फिर आपने अपना घर शिफ्ट कर लिया -1,2 पे, मतलब इस तरफ आ गया तो वर्टिकली का कम हो गया डिस्टेंस, बट हॉरिजॉन्टली तो और दूर हो गया ना। तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा? x माइनस h का काम कौन करेगा? -1। h का काम कौन करेगा? -1, क्योंकि अब आपका ओरिजिन यहाँ से यहाँ आ गया और y का काम 6 माइनस 2 है ना, कि आपका 2, ये तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6, तो जब भी आप लोग 15 सुनते हो तो आपको x की जगह पर क्या करना है? x माइनस h और y की जगह पर क्या करना है? y माइनस h। अब उससे पॉइंट से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, वो कोई भी कर्व से रिलेटेड भी बात हो रही है। सपोज यहाँ पर अच्छे से समझने की जरूरत है, ये समझ आया सबको? x माइनस h, y माइनस, मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर अभी मैं ले रहा हूँ 0,0, इसका सेंटर है 0,0। इसका इक्वेशन भी लिखना है। सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल होता क्या है वैसे? पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? लोकल। और सर्कल बनाने के लिए आपने कितने पॉइंट को ज्वाइन किया? और सारे पॉइंट एक कॉमन कंडीशन को सेटिस्फाई करो। कंडीशन क्या है? सेम डिस्टेंस पर, राइट? तो इस सर्कल पे कितने पॉइंट बताया हम लोगों ने? इनफाइनाइट। सारे मूवेबल पॉइंट है, बट हर पॉइंट का उसके सेंटर से डिस्टेंस फिक्स होता है। तो सपोज डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं ना, काटना। तो मुझे कोई बोले कि सर्कल के इक्वेशन क्या होगा, मुझे पता है कि हर मूवेबल पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है। x, y से लेकर सेंटर का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? इसके बीच में डिस्टेंस खोल दिया। लोकल पे करते क्या? कंडीशन इक्वल को सोल्व करते हैं, डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहना चाहिए, वो मेरी कंडीशन है। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस x माइनस 0 का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर तो y स्क्वायर, ये रूट में होता है ना, इक्वल टू r, तो रूट हटाऊंगा तो इक्वल टू, ये हो गया आपका सर्कल का। इसका r क्या है? अब मेरा इस पर क्वेश्चन, इस सर्कल यहाँ मिड सर्कल को उठा के यहाँ लिया पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, और ये अब सेंटर जो पहले 0,0 था वो सेंटर अब आपका h, k। तो इस सर्कल का इक्वेशन अब क्या बनेगा? जब उसका सेंटर 0,0 था तब ये था, अब उसी सर्कल को मैंने उठा के पैरेलल टू x एंड y एक्सिस यहाँ से पहले थोड़ा ऊपर ले गया, तो उसका सेंटर ऑब्वियसली का ओरिजिन नहीं रहा होगा, तो उसका सेंटर अब h, k। तो इस इक्वेशन में क्या है? x की जगह पर x माइनस h
तो x का क्या हो जाना है x माइनस h, y का क्या हो जाना है। यहाँ पर मेरे पास एक पैराबोला है, इसको पढ़ोगे डिटेलिंग में। अभी आपको 15 कितना समझ है उसके लिए सपोज इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8 है, पैराबोला का इक्वेशन है। अब यही पैराबोला को उठा के मैं पैरेलल टू x एंड y एक्सिस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और ये पॉइंट है सपोज 1,1। तो इसका ये जो पैराबोला का इक्वेशन था वो जब यहाँ आ गया तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, e sin ये कितना था मुझे जो बताना था आप लोगों को, पिरामिड फॉर्म स्पेसिफिकली और एक शिफ्टिंग मेथड, फिर एक रोटेशन है पर्टिकुलर, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट मैंने आप लोगों को 99% स्टेटमेंट बता दिया है। अब आप लोगों का काम क्या होगा, टीपीपी तो कभी नहीं किया आप लोगों को अभी तक, तो टीपीपी से दे सारे कंसेप्ट तो यूज ही नहीं हुआ, तो पूरा टेक्स्ट बुक है टीपीपी। और उसके बाद आप लोग जब रिवाइज करना चालू करोगे तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हम जब वापस कुछ के बाद मिलेंगे तो स्टेटमेंट के डायरेक्टली डाउट डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास जो 15 दिन मिलने वाले हैं कल के बाद, कल को मॉर्निंग आप लोग सब लोग 7:45 रिपोर्टिंग होगा, 8 बजे मैच चालू कर देंगे, क्योंकि सुबह सुबह में नहीं जाएगा खेलने के लिए 10 बजे उठ लोगे। नहीं फिर वो इसलिए कि कैसा होगा कि 10-11 बजे तक तो बहुत दूर की आ जाएगी, तो अपने ट्राई करेंगे। वैसे तो चलेगा 5-6 घंटे, 5-6 घंटे तो चलेगा, तो जितना जल्दी हो सके चालू कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कल के बाद ये दिवाली को 1-2 दिन और जाते, उसके बाद तो टाइम ही टाइम आगे की सारी दिवाली अच्छे से मनाने से दिवाली को थोड़ा सेक्रीफाइस कर लेना, बहुत घूमने को मिलेगा। तो उसमें आप लोगों का जो भी बैकलॉग है, इसमें बैकलॉग में बहुत लोगों का पता है, बहुत कुछ है बैकलॉग से। तो ये जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा, राइट, क्योंकि वापस जैसे आप आओगे तो जितना फास्ट ये गया उससे फास्ट नेक्स्ट सेमेस्टर चला जाएगा, क्योंकि ये सेमेस्टर फिर भी 6 महीने का जून में चालू हुए थे हम लोग, जून में भी नहीं थे हम लोग, मार्च में चालू हो गए थे, मार्च एंड में 31 मार्च को शायद हमारा चालू होता है, 1 अप्रैल को चालू हुआ था, फिर 31 मार्च को चालू हुआ था। तो जब 15 दिन के बीच में छुट्टी आई थी मई में, पर तभी भी हम 1.5 मंथ पढ़ चुके थे। तो तब मई के बाद हमारा चालू हुआ जून में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का 15 है, तो 4.5 महीने वो 1.5 महीने, तो 6 महीने का सेमेस्टर चला। अब आप आओगे तो कब आओगे आप लोग, नवंबर में, नवंबर से चालू करेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो सीबीएसई वालों को फरवरी में एग्जाम चालू हो जाने वाली है, और गुजरात बोर्ड की ज्यादा मार्च में चालू हो जाएगी। तो मोस्टली स्कूल, मोस्ट ऑफ द स्कूल, मुझे पता नहीं आप लोग स्कूल कैसे करती है, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल जिस टाइम पर 12th का बोर्ड होता है उसी टाइम पर 11th का बोर्ड लेती है, 11th की एग्जाम ले लेती है साथ, और 12th का बोर्ड इस बार गुजरात बोर्ड में 21 मार्च जैसा है। तो मतलब मान के चलो कि आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम फरवरी का, तो 3.5 महीने का सेमेस्टर। जितना जल्दी ये निकला है उससे बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा, फिलअप खत्म हो जाएगा, वैसे जैसे फिलअप खत्म उससे बहुत फास्ट वेल खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको लगता है कि भाई बहुत टाइम नहीं है आप लोगों का टाइम, इसलिए ये जो टाइम है आपके पास, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 12th का दिवाली में कैसे वो बहुत लोड है, बोर्ड का तो लोड होगा ही, उससे बड़ा लोड होगा कि तुम्हारे जनवरी में जेडब्ल्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा मिड ऑफ द ईयर, तो उसके पहले हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा दिवाली को पहले। अभी जो 12th मंथ का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास ये 15 दिन जो मिलेगा ना, इससे अच्छा टाइम वापस नहीं मिलेगा अपना जो भी वर्कलोड बाकी उसको प्रोवाइड करना। तो अगर तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर जा रहे हो तो वहां पर भी आप अपना थोड़ा सा काम साथ में लेके जाओ। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है ये सारी बात है, बट ऑप्शन नहीं हमारे पास, ठीक है ना। इसको प्रॉपरली हो कि तुम लोग यूटिलाइज करोगे